फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथैलेमस का पार्ट 2। आज हम हाइपोथैलेमस के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने हाइपोथैलेमस के इंट्रोडक्टरी पार्ट को, उसके न्यूक्लियाई और उसका पिट्यूटरी से रिलेशन के बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। सो नॉट वेस्टिंग टाइम, लेट अस कम टू द टॉपिक इन डिटेल। तो जो पहला फंक्शन है हाइपोथैलेमस का दैट इज द एंडोक्राइन फंक्शन है ना। फर्स्ट फंक्शन इज एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन में इट कंट्रोल द मास्टर ग्लैंड दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको हम मास्टर ग्लैंड नाम से भी जानते हैं, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस, है ना। अब पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एक एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन, बट दीज हार्मोन्स आर एक्चुअली नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, दे आर सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस इन द सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, है ना। तो यहाँ पर ये हार्मोन्स बनते हैं और हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट के माध्यम से ये हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं और यहाँ से ये हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में आके अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नाउ इट ऑल्सो हैज़ कंट्रोल ओवर एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को भी हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स, है ना। तो हाइपोथैलेमस से कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स निकलते हैं जैसे कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। दीज रिलीजिंग हार्मोन्स ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर आते हैं और अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पे देखिए आप, इसमें हाइपोथैलेमस से कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स निकलते हैं। ये रिलीजिंग हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ट्रोफिक हार्मोन्स को रिलीज करती है। ये जो ट्रोफिक हार्मोन्स हैं ये टारगेट ग्लैंड पे जाते हैं और फिर जो उनके जो हार्मोन्स हैं उस पर्टिकुलर ग्लैंड के उसको ये सिक्रीट करते हैं। इसी तरीके से हाइपोथैलेमस से कुछ इनहिबिटरी हार्मोन्स भी निकलते हैं जैसे कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन या फिर प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को जाकर इनहिबिट करते हैं और सिक्रीशंस को कम करते हैं, है ना। तो ये वाला जो पिट्यूटरी से इसका जो रिलेशन है इसका इट इज बाय हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो ये था पहला फंक्शन, दैट वाज द एंडोक्राइन फंक्शन। नाउ द सेकेंड फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हाइपोथैलेमस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। इसको हम हेड गैंग्लियन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, है ना। तो अगर पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस को हम स्टिमुलेट करते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। अगर हम एंटीरियर हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज स्टिमुलेटेड, है ना। दोनों का जो एक्शन है एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेट होता है, तो हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है एंड देयर इज प्यूपिलरी डायलेशन। और अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो हार्ट रेट कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, पीपल्स विल कंस्ट्रिक्ट। Now the third function of hypothalamus is regulation of food intake. हाइपोथैलेमस में दो सेंटर्स पाए जाते हैं, एक है फीडिंग सेंटर और दूसरा है सटाइटी सेंटर। फीडिंग सेंटर इज प्रेजेंट इन द लैटरल न्यूक्लियस एंड सटाइटी सेंटर इज प्रेजेंट इन द वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है कि जो यूजुअली फीडिंग सेंटर इज क्रॉनिकली एक्टिव। फीडिंग सेंटर हमेशा एक्टिव होता है, कहने का मतलब है जब भी फीडिंग सेंटर स्टिमुलेटेड रहेगा, एक्टिव रहेगा, हमको भूख लगेगी एंड वी विल ईट, है ना, और हमारी हंगर बढ़ेगी और एपेटाइट हमारी बढ़ेगी, ठीक है। सटाइटी सेंटर इज इनहिबिट द फीडिंग सेंटर। सटाइटी सेंटर हमेशा फीडिंग सेंटर को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो अगर फीडिंग सेंटर स्टिमुलेट होगा तो हम खाते हैं, हमारी भूख बढ़ती है, और अगर सटाइटी सेंटर एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेट होता है, और तो हमारा सेंस ऑफ फुलनेस आता है और हम खाना खाना बंद कर देते हैं, है ना। तो सटाइटी सेंटर कब स्टिमुलेट होता है? जब हम खाना खा लेते हैं एंड व्हेन वी फील द सेंस ऑफ फुलनेस वी स्टॉप ईटिंग, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों सेंटर्स में से जो सटाइटी सेंटर है ये रेगुलेट करता है फीडिंग सेंटर को, है ना। अगर हम दोनों सेंटर्स को अपने आप पे छोड़ दें तो फीडिंग सेंटर का काम है ये खाना खाने के लिए हमेशा
स्टिमुलेटेड रहता है, लेकिन इट इज़ ऑलवेज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सैटिस्फैक्टरी सेंटर। ठीक है। अब अगर फीडिंग सेंटर हमारा ओवर स्टिमुलेट हो जाए, है ना, ज़रूरत से ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाए तो क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन वोरेशियस एपेटाइट। ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगेगी, और ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगेगी तो जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा खाएगा, विच विल रिजल्ट इन वेट गेन। और इस टाइप का जो वेट गेन होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक ओबेसिटी और हाइपरफेजिया। हाइपरफेजिया का मतलब है एक्सेसिव ईटिंग। ठीक है। अब फीडिंग सेंटर को अगर हम इनहिबिट कर देते हैं या फिर अगर इसमें कोई लीजन होता है लैटरल न्यूक्लियस में, सो देयर इज डिसइंक्लिनेशन टू फूड, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो खाना नहीं खाएगा, और जब वो खाना नहीं खाएगा तो जो सब्जेक्ट है वो दुबला होता जाएगा और उसको भूख नहीं लगेगी, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक कैकेक्सिया और एनोरेक्सिया। ठीक है। अब यहाँ पे सैटिस्फैक्टरी सेंटर के बारे में एक बात और जो हमको जाननी है वो ये है, न्यूरॉन्स ऑफ वेंट्रोमीडियल न्यूक्लिया रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड आर नोन एज ग्लूकोस्टैट, है ना। तो जो न्यूरॉन्स हैं वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस के, ये रेगुलेट करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को, और क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज ग्लूकोस्टैट। द फोर्थ फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज रेगुलेशन ऑफ थर्स्ट, है ना। तो ये ना सिर्फ फूड का रेगुलेशन करता है, फूड इनटेक में रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि ये थर्स्ट को भी रेगुलेट करता है। थर्स्ट का मतलब होता है इररेजिस्टिबल डिजायर टू ड्रिंक, है ना। तो ये जो हाइपोथैलेमस है इसके अंदर लैटरल न्यूक्लिया ऑफ हाइपोथैलेमस के अंदर पाया जाता है थर्स्ट सेंटर, और जब भी थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट होगा देयर इज डिजायर टू टेक वाटर, है ना, ओरल इनटेक ऑफ वाटर होगा और प्यास लगती है और हम पानी पीते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इज रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वाटर बैलेंस को भी ये रेगुलेट करता है। तो वाटर बैलेंस को हाइपोथैलेमस कैसे रेगुलेट करता है, तो इसमें यहाँ पर दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम समझते हैं। तो व्हेनेवर देयर इज डिहाइड्रेशन, है ना, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, डिहाइड्रेशन मीन्स व्हेन देयर इज डिक्रीज इन वाटर लेवल इन द बॉडी, है ना, बॉडी के अंदर पानी में कमी हो रही है, यानी कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो कम हो रहा है, या फिर प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो। प्लाज्मा वॉल्यूम कैसे कम होगा, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, ठीक है, या फिर आप कम पानी पी रहे हैं, लेस इंटेक ऑफ वाटर है, या फिर किसी वजह से फ्लूइड लॉस हो रहा है ना। तो ये सारे कारण जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, है ना। तो जब भी डिहाइड्रेशन होता है ऐसी कंडीशन में देयर इज इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा देयर आर ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लिया एंड थर्स्ट सेंटर, है ना। तो ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं ये स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर अब दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। जो ऑस्मो रिसेप्टर्स अगर स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा, ये थर्ड सेंटर को स्टिमुलेट करेंगे। थर्ड सेंटर स्टिमुलेट होगा तो देयर विल बी डिजायर टू ड्रिंक वाटर, है ना, हम पानी पिएंगे, और जैसे ही हम पानी पिएंगे देयर विल बी इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक मैकेनिज्म तो ये हो गया। दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस स्टिमुलेट होता है। ये जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है ये हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पे है, ये हाइपोथैलेमस में, है ना। तो ये क्या करता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन प्रोडक्शन इन हाइपोथैलेमस इज स्टिम्युलेटेड, है ना। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस के जो न्यूक्लियाएं हैं ये सिंथेसाइज करते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को, और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट के माध्यम से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये सिक्रीट होता है ब्लड में, ब्लड से आता है ये किडनी में। अब किडनी में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो क्या है, इट इंक्रीजेज वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन, है ना। तो ये डीसीटी से वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, वाटर का रिटेंशन होगा, यानी कि देयर विल बी इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, है ना। तो यहाँ पे भी ईसीएफ बढ़ रहा है, यहाँ पे भी ईसीएफ बढ़ रहा है। सो इट मेंटेन्स वाटर बैलेंस। हमारे बॉडी के अंदर वाटर की, यहाँ पे वाटर की कमी हो रही थी और यहाँ पर बॉडी ने इन मैकेनिज्म के द्वारा वाटर के लेवल को बैलेंस कर दिया, है ना। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। Now, next very important function of hypothalamus is regulation of body temperature, है ना। तो ये body temperature को भी regulate करता है। कैसे करता है, अगेन हाइपोथैलेमस में यहाँ पर दो सेंटर्स पाए जाते हैं, एक है हीट लॉस सेंटर और एक है हीट गेन सेंटर, है ना। और नाम से ही इनका फंक्शन बिल्कुल क्लियर है। हीट लॉस सेंटर है तो ये क्या करेगा, बॉडी से हीट को लूज करेगा।
हीट गेन सेंटर क्या करेगा, ये हीट को गेन करेगा, हीट को कंजर्व करने का काम करेगा, है ना। तो ये भी हम समझ सकते हैं कि हीट लॉस सेंटर कब स्टिमुलेट होगा, कब हमको बॉडी से हीट को लूज करना है, ऑफ कोर्स इन हॉट एनवायरनमेंट, है ना। तो हॉट एनवायरनमेंट में हीट लॉस सेंटर स्टिमुलेट होता है और ठंडे मौसम में, कोल्ड एनवायरनमेंट में हमारे बॉडी की हीट को हमको कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है ना। तो क्या होगा, हीट गेन सेंटर स्टिमुलेट होता है, ठीक है। तो हीट लॉस सेंटर ये कहाँ लोकेटेड होता है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस में प्री ऑप्टिक न्यूक्लिया, ये बात याद रखनी है हमको। एंटीरियर हाइपोथैलेमस के प्री ऑप्टिक न्यूक्लिया में हीट लॉस सेंटर लोकेटेड होता है और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में हीट गेन सेंटर लोकेटेड होता है, ठीक है। अब जब भी बॉडी टेम्परेचर हमारा बढ़ता है अबव नॉर्मल, है ना, गर्मी के समय में या हॉट एनवायरनमेंट में हम हैं, whenever there is increase in body temperature above normal, heat loss center is stimulated। अब ये दो मैकेनिज्म के माध्यम से बॉडी की जो हीट है उसको लूज करता है। फर्स्ट इज क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन एंड सेकेंड इज स्वेटिंग, है ना। तो पसीने के माध्यम से बॉडी से जो वाटर लॉस है और जो हीट है उसको ये लूज करता है और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा कम हो रहा है, बिलो नॉर्मल, जैसा कि कोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, तो ऐसे समय पे हीट गेन सेंटर स्टिमुलेट होता है और ये उल्टा काम करता है, जस्ट रिवर्स ऑफ हीट लॉस सेंटर, है ना। तो ये क्या करेगा, ये क्यूटेनियस वेजो कंस्ट्रक्शन करता है और शिवरिंग करता है एंड इस तरीके से ये हीट को गेन करता है, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट फंक्शन जिसको हम बोलते हैं रोल इन सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम का मतलब होता है डायरनल वेरिएशन ऑफ बॉडी फंक्शंस। हमारे बॉडी के अंदर बहुत से फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि डे टाइम के डिफरेंट टाइम में अलग अलग उनके अंदर चेंजेस होते हैं, है ना। जैसे कि टेम्परेचर, है ना, तो टेम्परेचर मॉर्निंग में थोड़ा सा बॉडी का अलग होगा, आफ्टरनून में थोड़ा अलग होगा और शाम तक आते आते टेम्परेचर अलग होगा, ठीक है। या फिर कॉर्टिसोल का सिक्रीशन, या फिर एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का सिक्रीशन, या फिर स्लीप वेक साइकिल, है ना। तो ये कुछ इस तरीके के रिदमिक पैटर्न्स होते हैं जो कि डिपेंडिंग अपॉन द डायरनल वेरिएशन ये बॉडी के फंक्शंस चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और इसके लिए कौन सा न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज रोल इन बिहेवियर, है ना। तो हमारा जो बिहेवियर है ये भी हमारे कुछ सेंटर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हाइपोथैलेमस में दो सेंटर्स पाए जाते हैं, एक है रिवॉर्ड सेंटर, दूसरा है पनिशमेंट सेंटर। Reward center is present in the ventromedial nucleus of hypothalamus and punishment center is present in the posterior and lateral nucleus of hypothalamus। तो अगर रिवॉर्ड सेंटर स्टिमुलेट होता है तो पर्सन गुड फील करता है और वो उसी एक्टिविटी को बार बार रिपीट करता है, जैसे कि लर्निंग में होता है ना। अगर हमको कोई चीज़ अच्छी लगती है, वी फील गुड अबाउट इट, तो हम क्या करते हैं, उसी चीज़ को रिपीट करते हैं एंड अगेन द रिवॉर्ड सेंटर इज स्टिमुलेटेड। लेकिन अगर हमको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो वी फील बैड अबाउट इट एंड वी डज नॉट वांट टू रिपीट दैट, है ना। तो पनिशमेंट और रिवॉर्ड सेंटर एक तरीके से ह्यूमन के बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। देन देयर इज स्लीप वेक साइकिल विच इज द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस और ये किसके द्वारा रेगुलेट होता है, बाय द मैमिलरी बॉडी इन द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस and this mammillary body is responsible for the wakefulness of the person, है ना। तो एक wakefulness center पाया जाता है हाइपोथैलेमस में। अगर ये स्टिमुलेट होता है तो वी आर अलर्ट एंड wakeful, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज रोल इन रिप्रोडक्शन, है ना। तो रिप्रोडक्शन में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये कुछ गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स को निकालता है। ये गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी से अब गोनाडोट्रोफिन्स निकलते हैं विच इज FSH एंड LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इनका मेल्स में और फीमेल्स में अलग अलग फंक्शन है। मेल्स में ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं और ये ग्रोथ ऑफ एसेसरी ऑर्गन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फीमेल्स में दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। और लास्ट फंक्शन जो हाइपोथैलेमस का है दैट इज रोल इन इमोशंस। हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमोशनल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन।
कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है? हाइपोथैलेमस के अंदर एक सर्किट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पेपिज सर्किट, है ना। तो आप इस पेपिज सर्किट में देख रहे हैं जो हमारा हिपोकैम्पस है, हिपोकैम्पस इज कनेक्टेड टू मैमुलरी बॉडी, mammillary body is connected to anterior nucleus of thalamus and thalamus is again connected to the cingulate gyrus which is again connected to the hippocampus. तो ये जो सर्किट है इसको हम बोलते हैं पेपिज सर्किट and this circuit is responsible for the emotional behavior of a person, है ना। So let us quickly review the functions of hypothalamus. पहला फंक्शन है इसका एंडोक्राइन फंक्शन, जिसमें कि ये हमारी मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है, दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। सेकंड इसका फंक्शन है इट इज़ द हेड गैंग्लियन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसके माध्यम से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों को रेगुलेट करता है। तीसरा जो इसका फंक्शन है इट इज़ रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक। तो फूड इनटेक को रेगुलेट करने के लिए फीडिंग सेंटर एज वेल एज सैटिस्फैक्टरी सेंटर हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। चौथा फंक्शन है इसका रेगुलेशन ऑफ थर्स्ट। तो थर्स्ट ना सिर्फ फूड इनटेक को रेगुलेट करता है, बाकी कितने मात्रा में हमको पानी पीना है, पानी लेना है, उसको भी रेगुलेट करता है बाय मैकेनिज्म ऑफ थर्स्ट। पांचवा फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, यानी कि कितना बॉडी के अंदर वाटर होना चाहिए। अगर डिहाइड्रेशन होगा तो ये कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म इसके अंदर ऑपरेट होता है और ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है बाय द हेल्प ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन एज वेल एज स्टिमुलेटिंग द थर्स्ट सेंटर। छठा फंक्शन है इसका रेगुलेशन इन बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पे दो सेंटर हीट लॉस और हीट गेन सेंटर के माध्यम से बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल पर लेकर आता है और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट इज सर्केडियन रिदम, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस हैं उनका जो डायरनल वेरिएशन है उसको भी ये रेगुलेट करने का काम करता है। देन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन बिहेवियर, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप वेक साइकिल, रिप्रोडक्शन में भी ये गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन के माध्यम से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड फाइनली इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमोशनल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। I hope you have understood this topic. Thanks for watching.